ओके गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है गाइस। पीरियोडिक मोशन या फिर हम उसको और या हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? एनी मोशन दैट रिपीटेड इटसेल्फ एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी मोशन जो क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होता रहता है ना, रिपीट होता रहता है। टाइम फिक्स, एक फिक्स टाइम इंटरवल में क्या होता है, रेगुलरली रिपीट होता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन या बोलते हैं, या फिर हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। जैसे कि जो मून है वो क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ रिपीट होता है, घूमता रहता है, मोशन करता रहता है। तो उसका जो पाथ तो सेम है, उसमें तो उसका मोशन क्या होता है, रेगुलरली रिपीट होता रहता है ना। कितना भी टाइम लोग उस टाइम में, फिक्स टाइम पीरियड में क्या होता है, रिपीट होता है। या फिर अर्थ है जो अपने एक्सेस पर, जो अर्थ होती है वो क्या करती है, अपने एक्सेस पर घूमती रहती है, यानी कि 24 घंटे के अंदर वो अपना रिपीटेशन करती रहती है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी मोशन ऐसा हो जो एक फिक्स टाइम पीरियड में, है ना, फिक्स टाइम पीरियड या फिर टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट करता रहता है, ऐसा मोशन जो एक फिक्स टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट करता रहता है, तो उसको हम कैसा बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे कि पेंडुलम है, तो एक फिक्स टाइम पीरियड में क्या करता रहता है, वो अपने आप को रिपीट करता रहता है, उसका जो मोशन होता है वो क्या करता है, एक रिपीट होता रहता है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो उसको हम बोल सकते हैं, कैसा मोशन बोल सकते हैं? पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। यानी कि एनी मोशन दैट रिपीट, यहां पर देखना, एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, द मून ऑफ ए मोशन अबाउट अर्थ, यानी कि मून का जो मोशन है, द मोशन ऑफ ए मून अबाउट टू अर्थ, यानी कि जो मून का मोशन है अर्थ के अबाउट, वो क्या करता रहता है, टाइम पीरियड में रिपीट होता रहता है। तो कोई भी मोशन जो क्या होता है, फिक्स टाइम पीरियड में रेगुलरली रिपीट होता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीलेशन मोशन, ऐसे जबकि व्हेन ए बॉडी रिपीट इट्स मोशन रेगुलरली, यानी कि रेगुलरली अपने मोशन को रिपीट करती है ऑन द सेम पाथ टू बैक टू फोर्थ, यानी कि अगर कोई बॉडी है, जैसे कि बैक टू फोर्थ अबाउट ए मीन पॉइंट, यानी कि अगर एक कोई बॉडी है जो क्या करता है, एक मीन पॉइंट है, एक मीन पॉइंट्स के बैक टू फोर्थ, यानी कि पीछे आगे, आगे से पीछे, आगे पीछे घूमती रहती है, तो और वो अपना मोशन रिपीट करती रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? ऑक्सीलेशन मोशन बोलते हैं। यानी कि जब कोई बॉडी किसी मीन पॉइंट के अबाउट, यानी कि उसके आसपास, पीछे, आगे पीछे घूमती रहती है, तो उसको मोशन रिपीट करता रहता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीलेशन बोलते हैं। जैसे कि हम पेंडुलम देखते हैं, पेंडुलम क्या होता है, मीड पॉइंट के इधर या इधर घूमता रहता है, तो वो कैसा है? एक ऑक्सीलेशन मोशन है। सिंपल पेंडुलम एक ऑक्सीलेशन मोशन है। या फिर हम देख सकते हैं, सपोज कीजिए कि ये क्या है, कोई दीवार है जिसके पास में कोई टेबल लगी हुई है, तो हमने क्या करा, इस दीवार पे एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को बांध दिया। ठीक है गाइस, तो एक क्या कर दिया, स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को बांध दिया। अब मैंने क्या किया, ये ब्लॉक जहाँ पर है, सपोज कीजिए ओरिजिन है या ओ पॉइंट पर है, अब मैंने इसको क्या किया, हल्का सा पुल किया, कितना, एक्स डिस्टेंस पर, कितना एक्स डिस्टेंस पर मैंने इसको क्या किया, खींच दिया, है ना। खींचने से मैं इसको एक्स डिस्टेंस पर खींच दिया, तो ये खींचने से क्या हुआ, देखो, खींचने से ये क्या हुआ, ये है, ये यहाँ तक आ गया। मैंने क्या किया, इसको ए पॉइंट तक खींच दिया, और पहले ओरिजिनल पॉइंट इसका क्या था, ओ तक था, और ये दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो मैंने क्या करा, इसको एक्स डिस्टेंस तक पुल किया, स्प्रिंग है जुड़ी हुई है, मैंने इसको एक्स डिस्टेंस तक खींचे दिया, और फिर मैंने इसको छोड़ दिया। तो जब भी मैंने इसको यहाँ तक खींच के और मैंने छोड़ा, तो इसके अंदर क्या होता है, एक फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, इसको अपने ओरिजिनल पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम पर लाने की कोशिश करता है, यहाँ तक ओ तक लाने की कोशिश करता है गाइस, है ना। तो जब ये वापस आता है, तो इसको ये फोर्स लगता है, इसके मतलब इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट इसमें क्या कर रहा है, इसमें इस तरफ की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं वापस इसको इक्विलिब्रियम पे लाऊं, यानी इसके जो इनिशियल स्टेट है वहां तक लेके आऊं। तो यहां तक लाता है, यानी फोर्स लगाता है, और उस फोर्स की वजह से इसमें क्या आता है, ये यहां तक लेके तो आता है, लेकिन यहां तक लाने में इसको क्या हो जाता है, इस ब्लॉक को क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? इसकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको यहां तक ला तो लेता है, लेकिन ये क्या आता है, यहां पर रुकता नहीं है, तो फिर ये क्या करता है, आगे बढ़ता है ना। तीसरे स्टेट में क्या हो जाता है, ये फिर वहां से आगे बढ़ के ये यहां पर आ जाता है। सपोज कीजिए ये क्या है, इसकी ओरिजिनल है ना, मेन पॉइंट है, और अब ये क्या हो गया, इस जगह आ गया, तो ये ए डिस्टेंस पे था, तो इस माइनस ए पर आ गया, है ना। तो यहाँ पर माइनस ए तक आता है ना, तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, इस पॉइंट पर आके यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाती है, लेकिन ये वापस
अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं है, तो इसमें क्या होगा, फिर से रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो इसको वापस ये इस तरफ लाएगा। तो ये प्रोसेस क्या आ जाता है, इस तरफ उस तरफ इस तरफ उस तरफ क्या आ जाता है। एक स्प्रिंग में हम देखते हैं, सबने ये देखा है कि आप खींच के छोड़ दो तो वो अपने आप आगे पीछे इस मीन पॉइंट के आगे पीछे घूमता रहता है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलरेशन मोशन बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो ऑक्सीलेशन मोशन क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो होती है किसी मेन पॉइंट के बैक टू फोर्थ में क्या होता है, मोशन करता रहता है रेगुलरली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेशन मोशन बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीलेशन मोशन होता है ना, यहाँ पर कुछ चीजें होती है गाइस, सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होता है उसमें कुछ चीजें होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको हम लिखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, नॉर्मली ऑक्सीलेशन मोशन का डेफिनेशन समझ में आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन पे कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं वो नोट करते हैं, लिखते हैं उनको, ये यहाँ तक नोट कीजिए गाइस। तो गाइस हमने देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ऑक्सीलेशन मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ बेसिक 4 रूल प्रॉपर्टी होती है, हम देख सकते हैं उसको। क्या होती है कि देखो, द बॉडी मूव बैक टू फोर्थ अबाउट द मेन पॉइंट, यानी कि जो बॉडी होती है वो मूव करती है बैक टू फोर्थ, यानी कि आगे पीछे मूव करती है मेन पॉइंट के पीछे। जैसे कि ये मेन पॉइंट है तो इसके आगे और पीछे मूव कर रही है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटिंग रिस्टोरिंग फोर्स इज ए डायरेक्टेड ना, रिस्टोरिंग फोर्स इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पॉइंट, यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, यानी कि अब जैसे कि ये मेन पॉइंट से हमने यहाँ खींचा, यहाँ खींचने के बाद इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स लगे वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स, कहाँ से, मेन पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जैसे यहाँ पर ये एक्स है तो इसके क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, जैसे कि अगर ये फोर्स लग रहा है, इस पर रिस्टोरिंग जो फोर्स लगेगा वो एफ, वो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स एफ जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, जो कि क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट, कहां से, मेन पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द फोर्स इज ए डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो फोर्स होगा वो हमेशा किसके अपोजिट होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इस साइड है तो फोर्स जो लगेगा इसके अपोजिट लगेगा, किस साइड में, इस साइड में, ठीक है। तो फोर्स हमेशा लगेगा किसके साइड में, डायरेक्टली अपोजिट साइड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट इज ए रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल साइन और कोसाइन, यानी कि जो साइन और कोसाइन है उससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम आगे देखेंगे। जो पीरियोडिक मोशन होता है, साइन और कोस जो होता है पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, किस तरीके से होते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है साइन और कोस से। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो देखो ये कोई मोशन है, या इसको ले सकते हो, ये इसी से देख लेते हैं, या फिर आप देखो ये स्प्रिंग है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल ऑक्सीलेशन मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एफ जो है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली किसके, डिस्प्लेसमेंट के, एक्स के, यानी कि एफ जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस के एक्स के। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो ये अपोज करता है कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो किसके, जो डिस्प्लेसमेंट है उसके क्या अपोजिट लग रहा है। तो ये नेगेटिव जो साइन है वो किसको बता रहा है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट साइड में फोर्स लग रहा है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं गाइस, ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 दे दे, ठीक है ना। तो ये क्या है, के क्या है, यहाँ पर के स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, या फिर दूसरी चीज हो तो यहाँ फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको गाइस। तो यहाँ पर के क्या है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है गाइस। अब हम देखते हैं गाइस न्यूटन के सेकंड लॉ से, क्या देखते हैं, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। यहाँ पर एक चीज और ये देख सकते हो सर, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस के बराबर क्या होगा, एफ अपॉन एक्स, है ना। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या आ जाएगी गाइस, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन न्यूटन पर मीटर, ठीक है, जो कि है ना। तो इसकी यूनिट के कांस्टेंट, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट आई वो क्या है, न्यूटन पर मीटर गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ गाइस। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है कि F बराबर क्या होता है गाइस, एम ए, F बराबर एम ए, ठीक है गाइस। तो इसको हम देख सकते हैं गाइस, F बराबर एम ए होता है, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F बराबर एम ए। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं गाइस, इसको आगे देखते हैं कि F एम ए, जो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, यहाँ पर देखिए ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्या होता है। अब देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप इधर साइड में कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट होता है dx बाई dt करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो मुझे क्या मिलता है v, और v का फिर मैं करता हूँ dv बाई dt करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है a। तो क्या मैं a को लिख सकता हूँ dv बाई dt, यानी कि यहाँ से मैं a क्या लिख सकता हूँ, a बराबर m, a क्या हो जाएगा dv बाई dt,
ठीक है। तो अगर मैं वापस dv बाई dt का इंटीग्रेशन करता हूँ, देखो dv बाई dt का मैं वापस इंटीग्रेशन करता हूँ, वापस इसको देखो तो वापस डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, dv बाई dt का डबल डिफरेंशिएट करता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इस साइड स्प्रिंग डायग्राम को रफ कर रहा हूँ। ओके गाइस, ये अब देखते हैं, ये हमने क्या लिखा, f बराबर dv बाई dt लिख सकते हैं। यहाँ से हमें पता है, क्योंकि f बराबर क्या होता है, क्या है, क्या मैं इस dx का, यानी कि एक बार मैं इसको डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास v मिलता है, और मैं वापस इसका डेरिवेटिव करूँ dv बाई dt, वापस यानी कि डेरिवेटिव करता हूँ v का, वापस डेरिवेटिव करता हूँ dv बाई d, यानी कि डेरिवेटिव कर रहा हूँ बोथ साइड, यानी कि v है तो dv बाई dt, यानी कि मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास वापस क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी कि अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ गाइस, इसको मैं लिख सकता हूँ f बराबर m इंटू डी बाई डी टी ऑफ किसका, ये किसका है गाइस, dx बाई डी टी। क्या मैं लिख सकता हूँ dx बाई डी टी, ये देखो वापिस डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर क्या आया अपने पास, d ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ dx बाई डी टी, यानी कि अब मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाई डी टी लिख सकता हूँ। यानी कि मैं इसको f बराबर क्या लिख सकता हूँ, m d, देखो यहाँ पर इसको वापस हम कमांड में लिख सकते हैं गाइस, क्या लिखेंगे इसको, जब वापस हम कमांड में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव तो d2x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास कि जो f बराबर आ गया m d2 है ना, तो m d2x अपॉन dt स्क्वायर, तो f बराबर क्या आ गया, m d2, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, हमारे पास 2 दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, तो f बराबर क्या आ गया, m d2x अपॉन dt स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, a के इक्वल है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब इसका अपने पास कोई काम नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, f की वैल्यू इक्वेशन 3 से मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। जब मैं इक्वेशन पुट करता हूँ बाय इक्वेशन 3 एंड 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m d2x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, इक्वल क्या आएगा, माइनस के एक्स गाइस। ठीक है, क्या आ गया, अब यहां से मैं देख रहा हूं m, अगर मैं इस साइड में ले जाता हूं, ठीक है गाइस, तो m मैं इस तरफ ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस के m अपॉन एक्स। अब ये गाइस जो के m अपॉन एक्स है ना गाइस, ये के m अपॉन एक्स जो है, के अपॉन एम, सॉरी के अपॉन एम जो है, इसको हम क्या देते हैं, एक अलग कांस्टेंट मान सकते हैं। देखो के भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट है तो एक नया कांस्टेंट बन रहा है। तो ये नया कांस्टेंट जो है, इसकी क्या है, यूनिट जो आ रही है, वो हमने देखा कि इसकी जो यूनिट जो आ रही है, के अपॉन एम की जो यूनिट आती है, हमने देखा फोर्स अपॉन जो के की जो यूनिट आती है वो क्या थी, न्यूटन अपॉन मास। और जब हम न्यूटन का ये यूनिट का कंपैरिजन करते हैं गाइस, तो यहाँ से यूनिट के कंपैरिजन करने से हमने इसको क्या माना कि d2, इसको नया कांस्टेंट जो माना हमने वो क्या मान लिया, ओमेगा मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ओमेगा स्क्वायर क्यों माना, इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया, सीधा कांस्टेंट को ओमेगा भी तो ले सकते थे। ओमेगा इसलिए स्क्वायर इसलिए लिया क्या कि ये हमेशा अपने पास कैसा रहे, नेगेटिव रहे। अगर आप ये मान लो कि केवल ओमेगा लेता और ये नंबर क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता, तो ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ प्लस हो जाता है ना। तो हमने ओमेगा स्क्वायर लिया ताकि ये नंबर हमेशा, ये जो कांस्टेंट है हमेशा कैसा आए, पॉजिटिव आए। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया ओमेगा स्क्वायर। अब ये क्या हो गया गाइस, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो इसको हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ SHM। ये क्या हो सकती है, इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ SHM गाइस। ठीक है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या है, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, तो यहां से हमारे पास SHM की लीनियर इक्वेशन आ गई गाइस। यहां तक आगे सबको समझ में। देखो ये K जो है इसकी यूनिट क्या है, एन न्यूटन अपॉन मीटर से, यहाँ से न्यूटन से ये यूनिटों से कंपैरिजन करके हमने ओमेगा स्क्वायर लिया है गाइस। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन आ गई, तो इससे हमारे पास और इक्वेशनें बनती है कि भाई लीनियर जो ये SHM है इसकी और क्या इक्वेशन हो सकती है गाइस। तो इसकी दो तीन और इक्वेशन हो सकती है, वो हम आगे देखते हैं। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए गाइस, आपके पास 5 सेकंड है। ओके गाइस, अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं सिस्टम में जो काम में आती है। देखो गाइस क्या क्या आता है, एक क्या होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द
मीन पॉइंट, यानी जो मीन पॉइंट होता है, यानी कि मीन पॉइंट जो होता है उससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है ना, कि हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। तो यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और जिसको किससे मतलब जिसको हम ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। दूसरा आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ साइकिल इन ए 1 सेकेंड इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी। इट इज ए रिप्रेजेंट बाय टी एंड एन। जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि एक मतलब जो साइकिल होती है द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ साइकिल, यानी कि इन 1 सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन करता है, एक साइकिल में जो होता है ऑक्सीलेशन होता है वो 1 सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन करता है, कंप्लीट साइकिल कितने करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं गाइस। ठीक है, फिर आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था, द टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी कि जो टाइम होता है एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया जाता है बॉडी द्वारा, तो उसको हम बॉडी या पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी बोल सकते हैं उसको, तो वो उसका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है ना। टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से गाइस। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, देखो टाइम पीरियड होता क्या है गाइस, मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ। ठीक है जी, होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे देखिए गाइस, हमने देखा था अभी ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है गाइस, एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर किसी को मतलब पूरा एक सर्कल ये पूरा कंप्लीट करने में कितना चलना पड़ेगा, 2 पाई, और टाइम पीरियड कितना लग रहा है उसको, टी टाइम पीरियड लग रहा है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा गाइस, 2 पाई अपॉन टी गाइस, 2 पाई अपॉन टी। यानी टी क्या है, टाइम पीरियड, यानी कि उसको पूरा सर्कल करने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, टी बोल सकते हैं, टाइम पीरियड बोल सकते हैं। और सर्कल कितना है, 2 पाई का। ठीक है, तो ओमेगा बराबर यहाँ पर क्या हो गया, 2 पाई अपॉन टी आ गया गाइस। एक दूसरा और ओमेगा बराबर क्या होता है, एक ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी गाइस। यहाँ पर क्या होता है कि अगर ओमेगा थीटा चलता है, थीटा डिस्टेंस चलता है तो टी चलता है ना, अगर थीटा चलता है तो टी टाइम लगता है, तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी आ जाएगा। ये दोनों क्या है गाइस, ओमेगा है, यहाँ पर टी क्या है, पर टाइम, जितना टाइम पे है, जितने टाइम तक ये चला है उसका अगर निकालना होता है तो ये स्मॉल टी काम में लेते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने देखा था वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है गाइस, ओमेगा स्क्वायर होता है अंडररूट के अपॉन एम गाइस। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या लिखा हमने, के अपॉन एम होता है। तो यहाँ से ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा गाइस, ओमेगा बराबर आ जाएगा अंडररूट के अपॉन एम। क्या मैं लिख सकता हूँ, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, है ना, बराबर क्या आएगा, अंडररूट के अपॉन एम। अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है, टी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई अंडररूट, उल्टा हो जाएगा इधर एम अपॉन के गाइस। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन आ गया। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन अगर आपको निकालना है तो ये आपका आ गया, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या आ गया, टी बराबर 2 पाई अंडररूट एम अपॉन के गाइस। यहाँ तक आ गया समझ में, आगे देखते हैं गाइस, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं ऑक्सीलेशन की सिंपल एसएचएम के लिए क्या होता है कि अगर कोई भी इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो क्या होगी, वो इक्वेशन किसकी होगी, सिंपल ऑक्सीलेशन की होगी। इक्वेशन क्या है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा टी एक्स बराबर 0। अगर इसको सेटिस्फाई करती है कोई भी इक्वेशन तो वो इक्वेशन किसकी होगी, एसएचएम की होगी गाइस। अब यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे इस पर डिस्कस करते हैं गाइस। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो लीनियर इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमने अभी निकाली थी, क्या होती है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ एसएचएम बराबर क्या होता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टी बराबर 0। अब कोई भी इक्वेशन अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो इक्वेशन किसकी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की होगी। तो गाइज ऐसी 3 इक्वेशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो देखते हैं हम 3 कौन कौन सी है। देखो एक है x बराबर a साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 गाइस। सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए। तो देखो क्या होता है कि जो 3 इक्वेशन होती है जो क्या करती है, इस इक्वेशन को फॉलो करती है, जो कि सिंपल एसएचएम की होती है। तो कौन कौन सी है, x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 गाइस। और दूसरी कौन कौन सी है, और कौन सी है, एक होती है x बराबर ए कोस ओमेगा टी प्लस 5 गाइस। तो देखो साइन और कोस ये दोनों ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है। साइन थीटा और कोस थीटा दोनों ही क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे आप देख सकते हो, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों का अगर आप ग्राफ देखते हो तो देख सकते हो, अगर आप 9th-10th क्लास में पढ़े हुए हो तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है और कोस का ग्राफ कैसे बनता है। साइन का ग्राफ इस तरीके से बनता है और जो कोस का ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है गाइस,
है ना, तो ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल पीरियोडिक मोशन में आगे जाते हैं तो ये रिपीट होते रहते हैं। साइन 0 से शुरू होता है, cos 1 से शुरू होता है, लेकिन रिपीट होते रहते हैं। तो इनका जो फंक्शन है वो कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि जो रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो ये साइन और कॉस में हम ले रहे हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होती है, एक होती है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी गाइस, प्लस बी कोस ओमेगा टी गाइस। तो ये तीनों ही इक्वेशन क्या है, सिंपल पीरियोडिक इक्वेशन, सिंपल पीरियोडिक मोशन की इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन है गाइस, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो अब इसको क्या कर सकता है कि भाई हमसे पूछ सकता है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। तो कैसे करेंगे गाइस, इनमें से एक इक्वेशन हम प्रूफ कर लेते हैं। जैसे ये वाली इक्वेशन प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो गाइस, हमें पता होता है, देखो ये क्या है, ये दिए, हमने ये माना, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अब ये डबल डेरिवेटिव है तो मैं इसको क्या करूँगा, डेरिवेटिव करूँगा, ठीक है। डेरिवेटिव करूँगा तो dx बाई dt बराबर क्या आ जाएगा। अब साइन ओमेगा का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप देख सकते हो इधर कि भाई डी साइन क्या है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होएगा, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा और डी ओ बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी। अब अगर हम कोस ओमेगा टी का निकालना होता है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। देखो ये दोनों का डेरिवेटिव है, अगर ये आपको आता है तो आप ये डेरिवेशन आराम से कर ले सकते हो। तो डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन का क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, अब ये आ जाएगा माइनस बी ओमेगा, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। मैंने बार लिख दिया तो ये यहाँ पे आप इसको यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डबल डेरिवेटिव करता हूँ तो ये हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा। अब ए तो सही है, ए ओमेगा तो कॉमन है, अब कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी का क्या आएगा माइनस, तो ये आ जाएगा वापस माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये ओमेगा बार जो आ रहा है मैंने इसको ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इधर क्या आ रहा है माइनस बी ओमेगा, साइन ओमेगा टी का क्या आएगा कोस ओमेगा टी, तो ये ओमेगा स्क्वायर और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, डी टू बाई डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, और ये बार माइनस आएगा तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा माइनस आ जाएगा। तो मैंने माइनस ओमेगा टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, जो कि क्या है एक्स है, तो ये हो गया डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये क्या है, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन नहीं है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा टी बराबर क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर टी बराबर क्या आ रहा है 0। क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसको कर रहा है। इसका मतलब ये सारी इक्वेशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है गाइस, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं गाइस, जैसे कि अब हम ये इक्वेशन लेके आगे डिस्कस करेंगे कि x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें ए क्या है, ओमेगा टी क्या है, ओमेगा क्या है, टी प्लस फाइव ये क्या है, फेज है, तो ये इसको एम्पलीफाई है। यहाँ तक आप देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे गाइस इसको डिस्कस करेंगे और इसे आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखें, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो तक।